कहते हैं कि गुजर रही है ज़िंदगी, क्या गुजर रही है ज़िंदगी, लेकिन जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर, उठकर उन्हें जवाब देना अभी बाकी है। और चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। और कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। और वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। और जिन लोगों ने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना अभी बाकी है। और निभा रहा हूँ किरदार अपना जिंदगी के रंग मंच पर, पर्दा गिरने के बाद तालियां बजनी अभी बाकी है। और अभी कुछ भी नहीं गया हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। हेलो प्यारे बच्चों, भविष्य पथ के इस शानदार एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना अरमान सर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का काम अच्छी तरह से चल रहा होगा। बेटा आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही खास चैप्टर, जो कि है वन लाइनर में। आपने जाना कि आपकी क्लास 12 में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको इससे एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए इनिशिएटिव की तरफ और एक नए नंबर गेनिंग क्वेश्चन और आंसर की तरफ। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग। पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि हम क्या लेकर के आए हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न और उनके उत्तर। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा अपनी जनरेशन को लैंगिक जनन के द्वारा ही बढ़ाता है और इससे जो उसकी वंश वृद्धि है वो होती रहती है। उसमें जो जातियों की संख्या है वो नियत बनी रहती है और विभिन्नताएं भी परंपरागत तरीके से चली होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि लैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि है जिसमें विशेष जनन इकाइयाँ युग्मकों का निर्माण एवं संयुग्मन होता है। लैंगिक जनन के लिए बेटा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है युग्मक निर्माण, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और अभी आपको बताया जाएगा कि जो नर युग्मक है पौधों में वो क्या होता है और जो मादा युग्मक है वो क्या होता है। नर युग्मक को हम बोलते हैं परागकण और मादा युग्मक को बोलते हैं हम अंडाणु या अंड कोशिका, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि है जिसमें विशेष जनन इकाइयाँ युग्मकों का निर्माण एवं संयुग्मन फ्यूजन होता है। इसके बाद बेटा अगला है टॉपिक, मेन टॉपिक, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसमें है लैंगिक जनन से विभिन्नताओं, वेरिएशंस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बेटा वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर वेरिएशन नहीं रहेगा तो जो भी प्लांट होंगे, आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ओपन इन्वायरमेंट में हमेशा सर्वाइव करते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, वो वहीं पर रह करके अपने जीवन चक्र को चलाए रखते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पौधा अगर वेरिएशन वाला है, विभिन्नता वाला है, तो उसमें कैपेसिटी रहेगी, किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी को बोलते हैं विभिन्नता। और विभिन्नता कैसे आती है, तो लैंगिक जनन ही विभिन्नता का सबसे बड़ा रीज़न होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। जो लैंगिक जनन है ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें बहुत सारे चरण होते हैं और हर एक चरण अपना एक महत्व रखता है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से चरण हैं इसमें। तो बेटा इसमें पहला जो चरण होता है वो होता है युग्मक जनन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि युग्मक जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो युग्मक होते हैं वो परिपक्व होते हैं और उसके बाद वो जनन की क्रिया को करने के लिए उचित हो जाते हैं और उसके लिए आवश्यक चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, युग्मक जनन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद बेटा अगला है परागण। परागण अभी आपको पता लगेगा कि किसी भी पुष्प के पराग कोश से पराग का कण निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो यह संपूर्ण प्रक्रिया परागण कहलाती है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो बेटा अक्सर एग्जाम में ये 1 नंबर का प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि परागण क्या होता है।
तो मुझे आशा है कि आपने ये चीज़ जान ली है कि परागण क्या है। तो नर भाग यानी जो भी परागकोश है, वहाँ से पराग का कण निकल करके जब मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा निषेचन की, ओके? तो निषेचन का अर्थ ये होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, ठीक है ना? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? और बेटा इसके बाद में क्या होता है, विकास होता है। विकास होने के बाद में जो आपको पुष्प दिखता है ना शानदार, आपको पता है बेटा कि जो प्लांट का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। अगर आप कितने भी नेगेटिव हों, अगर आपने किसी अच्छे पुष्प को देख लिया है तो आपके टेंशन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो पुष्प में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपके मूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आशा है बेटा कि आपने ये जान लिया कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, और बेटा आवृत्तबीजी को हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका पहला चैप्टर है 12th क्लास में, वो क्या है, आवृत्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। इसका दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि बेटा ये जो पादप होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें फूल का निर्माण होता है, और जब फूल का निर्माण होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बीज का निर्माण भी होगा, और जो बीज होते हैं वो प्लांट के नए नए प्लांट्स को बनाने में, उनकी स्पीसीज को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बड़ी सहायता करते हैं, ठीक है ना? तो आशा है कि ये चीज़ आपने समझ लिया है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना शानदार फिगर है। इसमें आपका सबसे जो फेवरेट फ्लावर है वो है, आपको पता है ना, रोज़ फ्लावर, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है? तो बेटा आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बेटा स्लाइड है हमारा कि पुष्प आवृत्तबीजी पादपों में महत्वपूर्ण अंग होता है तथा पौधों के लैंगिक जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं। बेटा अक्सर वाइबा में या एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि ये बताइए कि जो पौधा है उसका लैंगिक अंग कौन सा है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें नहीं पता, तो हम आज बता देना चाहते हैं बेटा कि जो पुष्प का आपका है, आपको जो पता है ना कि पुष्प जो होता है इसमें नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, ठीक है ना? तो यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि जो पौधा है उसका लैंगिक अंग क्या है, तो उसका लैंगिक अंग क्या है? उसका लैंगिक अंग है फ्लावर या पुष्प, ठीक है ना? तो आपने जाना कि जो पादप है उसका लैंगिक अंग क्या होगा? उसका लैंगिक अंग होगा पुष्प, ठीक है ना? फ्लावर होगा। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया कि पुष्प आवृत्तबीजी पौधों में महत्वपूर्ण अंग होते हैं तथा पौधों के लैंगिक जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा? अब बात करते हैं हम लोग कि पुष्प के कौन कौन से अंग हैं जो कि सहायक हैं और कौन कौन से अनिवार्य हैं यानी कंपलसरी हैं, बिना उनके जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो कि आपके चैप्टर का नाम है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना? तो आइए बेटा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पुंकेसर, पुंकेसर अर्थात ये पुष्प का नर भाग होता है तथा जायांग, इसको हम बोलते हैं गायनोशियम, इंग्लिश में बोलते हैं। तो पुष्प के अनिवार्य अंग हैं, जबकि बाह्य दल हो गया, इसको बोलते हैं सेपल दल। ये सब क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। जैसा कि आपने जाना कि जो पुष्प है इसके कुछ अनिवार्य अंग होते हैं, जैसे जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो वो होता है बेटा पुंकेसर, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। और जो मादा भाग है पुष्प का वो है जायांग, इसको हम बोलते हैं पुष्प का मादा भाग या गैनोसियम। ये अनिवार्य भाग हैं, जबकि जो बाह्य दल है, सेपल है, जो पेटल है, वो उसके सहायक अंग होते हैं। बेटा एक प्रश्न ये भी आता है कि जो अनिवार्य अंग है इनकी विशेषता बताइए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अनिवार्य अंग होते हैं पुष्प के, इनमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है ना? क्या ऐसे अंग जिनमें युग्मक का निर्माण होता है वो किसी भी पौधे के या किसी भी जीव के अनिवार्य अंग होते हैं, और ऐसे अंग जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उनको हम सहायक अंग कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं नेसेसरी ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन, ठीक है ना? मुझे आशा है कि आपने ये चीज़ समझ ली है, ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पराग कणों का विकास उमंग के पराग कोश में होता है तथा पराग कणों में युग्मक जनन द्वारा अगुणित नर युग्मकों का विकास होता है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो युग्मक होते हैं वो सदैव अगुणित होते हैं। जब अगुणित होंगे, नर युग्मक मान लीजिए अगुणित है,
मादा युग्मक भी अगुणित होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो द्विगुणित संरचना बन जाएगी और द्विगुणित संरचना को हम बोलते हैं बेटा युग्मनज। ठीक है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम में या आपके मेन एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आता है और ये नंबर आपका बढ़ा सकता है। इसमें प्रश्न ऐसे आता है कि ये बताइए युग्मक कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं। तो आपने जाना, यहाँ पे इसको आपको मार्क करना होगा। युग्मक जो होते हैं बेटा वो सदैव कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। वो सदैव हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। तो जायांग के बीजांड में अगुणित मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो बेटा आपने जाना कि जो पराग कोश है वो पुष्प का नर भाग होता है। इसको हम बोलते हैं, आपने पता है ना, स्टेमन बोलते हैं। और जो पुष्प का मादा भाग होता है उसको हम बोलते हैं गैनोसियम अर्थात जायांग। तो पुंकेसर में जो नर युग्मक है अर्थात पराग कण उसका निर्माण होता है और जो जायांग है उसमें मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है ना? हमको आशा है हमें ये मालूम है कि आप लोग समझ रहे हैं बेटा और आप लोग अच्छी तरीके से नॉलेज ले रहे हैं। ये जो टॉपिक्स है आपका वन लाइनर सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। बहुत ही बेस्ट आपके लिए ये क्वेश्चंस हैं, ये आपका नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? मुझे ये आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा हमेशा कुछ ना बाकी रह जाता है। आपको हमेशा एक्टिव रहना है बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान। कोई भी ऐसी नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपको नहीं अपने अंदर लेके आना है। कहते हैं ना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि गुज़र रही है ज़िंदगी, क्या गुज़र रही है ज़िंदगी, लेकिन जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर, उठकर उन्हें जवाब देना अभी बाकी है। और चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। और कर लेने दो चर्चे लोगों को मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। और वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। और जिन लोगों ने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना अभी बाकी है। और निभा रहा हूँ किरदार अपना जिंदगी के रंग मंच पर, पर्दा गिरने के बाद तालियां बजनी अभी बाकी है। और अभी कुछ भी नहीं गया हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी इसी मंशा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि अभी हम में दम बाकी है और हम बहुत कुछ करना जानते हैं और करके भी दिखाएंगे। ठीक है ना? तो बेटा ये जो हम लोगों का प्रयास है, ये जो हम लोगों का इनिशिएटिव है, ये आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है और आपके अच्छे भविष्य निर्माण के लिए। ठीक है ना? तो आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसका पूरा आनंद ले रहे हैं आप, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक रामबाण औषधि है आप कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, आपने यहाँ तक जान लिया है कि पराग कोश का जो रोल है वो क्या है। तो पराग कण के निर्माण में है। फिर जो मादा आपका जायांग है उसका निर्माण क्यों होता है, उसमें किस चीज़ का निर्माण होता है, तो उसमें मादा युग्मक अर्थात अंडकोशिका का निर्माण होता है। तो आइए बेटा अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर दिखा है आपको, यहाँ पे आपको बताया गया है कि पराग कणों पोलन ग्रेन्स का पराग कोशों से निकलकर मादा अंग वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचना परागण कहलाता है। इस क्रिया में अनेक कर्मक वायु, जल, कीट, पक्षी आदि सहायक होते हैं। जी, तो बेटा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आता है कि परागण क्या है। तो आपने ये जाना ना कि पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर मादा अंग अर्थात वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। इस क्रिया में अनेक कर्मक, कर्मक का मतलब होता है फैक्टर, वो भाग लेते हैं। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गए, ये सब सहायक होते हैं। ठीक है ना? अगला बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पराग कण प्रायः वर्तिकाग्र पर अंकुरण करके पराग नलिका पॉलन ट्यूब बनाते हैं। जी, ये बहुत ही मेन चीज़ है, आपको इसको नोटिस करना है, इसको नोट डाउन करना है। क्या कि जो पराग कण होते हैं वो प्रायः वर्तिकाग्र पर अंकुरण करके पराग नलिका पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और अंत में विघटित होकर नर युग्मकों को भ्रूण कोश एम्ब्रियो शैक में मुक्त कर देती है। तो आपको यहाँ बेटा दिख रहा है ना कितना नियंत्रित और कितना नियमित प्रक्रिया होती है
पुष्प में लैंगिक जनन की। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताएगा, दोबारा से फोकस करिएगा कि परागकण प्रायः वर्तिकाग्र पर अंकुरण करके पराग नलिका पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और अंत में विघटित होकर नर युग्मकों को भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में मुक्त कर देती है। ठीक है ना। अगला बेटा स्टेप है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये भी कभी कभी 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में प्रश्न आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पिछले बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड पेपर में बेटा ये प्रश्न छपा हुआ मिला था कि निषेचन की परिभाषा दीजिए, निषेचन क्या है। तो मैं आपको बेटा बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में क्या है कि पराग नलिका में प्रायः 3 केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक तथा 1 कायिक केंद्रक। ठीक है ना। तो आपने जाना कि जो पराग नलिका होती है में प्रायः 3 केंद्रक होते हैं। पराग नलिका में प्रायः 3 केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक तथा 1 कायिक केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि पराग नलिका के दोनों केंद्रकों में से एक अंड से तथा दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में संलयित हो जाता है और उसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक से संयुग्मन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसको कि पराग नलिका के दोनों केंद्रकों में से एक अंड से तथा दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से संयुंजन करता है, अर्थात वो आपस में फ्यूज हो जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। ओके बेटा, मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप देख रहे हैं बेटा कि जो यहाँ पे इंसेक्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिकस। ऐसा प्रश्न आता है कि ये बताइए कि विश्व का जो सबसे महत्वपूर्ण परागकारी कीट है वो क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो परागकारी कीट होता है वो होता है मधुमक्खी। इसको हम बोलते हैं एपिस इंडिकस। ठीक है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम परागण की बात करें बेटा तो मधुमक्खी के द्वारा जो परागण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा सामाजिक कीट भी है ये। क्या, अगर कोई पूछे कि यदि कोई आपसे प्रश्न करता है कि मधुमक्खी क्या है, तो आपको बताना है कि मधुमक्खी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कीट है। इससे हमें शहद मिलता है और इससे हमें जहर भी मिलता है। जी हाँ बच्चों, मधुमक्खी का जो शहद है और जो जहर है वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि जो शहद होता है वो छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं उनको उसको दिया जाता है खाने के लिए, इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान है उसमें शहद का इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि अपने चेहरे पे शहद लगाया करिए, इससे आपके चेहरे की ग्लो बढ़ेगी। ठीक है ना। और बेटा अगर हम डंक की बात करें तो जो मधुमक्खी का डंक है उसमें जो जहर होता है उसका इस्तेमाल आजकल गठिया रोग में होता है। कहाँ पे? गठिया रोग में। आपने देखा होगा ना कि अगर किसी भी वृद्ध इंसान कोई है तो उसके जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो ऐसा कहते हैं ना कि उसको गठिया रोग हो गया है। जी हाँ, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके जोड़ों में अक्सर दर्द होता है और उसको हम बोलते हैं गठिया। तो आजकल के दौर में जब मेडिकल साइंस इतना उन्नति कर लिया है, इतना प्रगति कर लिया है, तो गठिया रोग का इलाज मधुमक्खी के डंक के जहर से होना सुनिश्चित हो पाया है। ठीक है। फिर स्किन डिजीज़, अगर किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग है तो उसमें भी मधुमक्खी के डंक में जो जहर होता है उसका इस्तेमाल करके हम ठीक कर सकते हैं ना बेटा। तो आपने जाना ना कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो मधुमक्खी का शहद तो अच्छा है ही, मोम तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद अब जो जहर है उसका वो भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं आशा करता हूँ कि कभी आपको डंक ना मारे, जो कि बहुत दुख होता है। ठीक है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध परागकारी कीट है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एपिस इंडिकस। ठीक है ना। तो आशा है बेटा कि आपने ये जाना कि जो पराग कण है वो कब पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, किसके माध्यम से पहुँचते हैं, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, पराग नलिका कब बनती है और उसके बाद में जो पराग नलिका होता है इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। ठीक है ना। तो आशा है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या कि आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन,
इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एक लाक्षणिक गुण होता है। जी हाँ, ये बहुत ही मेन आपका टॉपिक है, बहुत ही मेन क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा कहते हैं प्रश्न में कि ये बताइए जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो आपने जाना कि दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो आवृत्तबीजी पादपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और इसकी खोज बेटा किया था एच.जी. नवाशिन ने। किसने? एस.जी. नवासिन बोलते हैं, कहीं-कहीं पर एच.जी. होता है, बट आप नवाशिन नाम के साइंटिस्ट को जानिए, उनको याद रखिए कि जो दोहरा निषेचन होता है, जो कि आवृत्तबीजी पादपों अर्थात जो पुष्पी पादप होते हैं, उनका एक विशेष लाक्षणिक गुण होता है। इसकी खोज किसने किया था? तो नवाशिन वैज्ञानिक ने किया था। और ये विशेष तौर पर कहाँ देखने को मिलता है? तो आवृत्तबीजी पादपों में। इसमें बेटा होता कैसे? तो आइए देखते हैं हम कैसे। तो द्वितीयक केंद्रक एक द्विगुणित संरचना होती है। इससे दूसरा नर युग्मक संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और इस प्रक्रिया को ट्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना? तो बेटा आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा बताया गया है कि जो पुष्प का नर भाग है, ठीक है ना? ये आपका हो गया अंडाशय। और जब जो पुष्प का परागकोश है वहाँ से पराग का कण आया, मान लीजिए वायु के माध्यम से उड़ता हुआ जो पराग कण है वो यहाँ पर आया, ठीक है ना? और बेटा वहाँ पे कंडीशन ये क्रिएट होती है कि पराग कण बहुत सारे आते हैं। और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि आवृत्तबीजी पादपों का एक विशेष गुण है, तो आइए देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है ना? तो मान लीजिए बेटा पराग कण यहाँ बहुत सारे आए, अब ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? ये जो आपका वर्तिकाग्र है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है ना? जो पराग का कण यहाँ पे आया, अब वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा यानी चिपक जाएगा और यहाँ से बनाएगा पराग नलिका। और इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें दो जो पराग कण हैं वो यहाँ पे पराग नली के माध्यम से इसके बीजांड में प्रवेश करेंगे। और आपको पता है बेटा कि जो संलयन होता है वो एक होता है तो उसको हम निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना? अगर एक ही बीजांड में दो बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो उसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन या हम बोलते हैं उसको डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? तो एक जो पराग का कण आया वो फ्यूज हो गया यहाँ पर अंड कोशिका से। और बेटा यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे लिया गया है कि द्वितीयक केंद्रक, यहाँ पे दो केंद्रक और होते हैं, ठीक है ना? तो दूसरा पराग का कण है ये आकर के इससे फ्यूज हो गया। देखिए यहाँ पे दो की जगह पे तीन हो गया ना, तो बेटा इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और आपने देखा कि एक बीजांड में दो बार निषेचन हो रहा है यानी एक जो परागकण आया वो अंड कोशिका जो कि मेन कोशिका है उससे निषेचित हो गया और जो दूसरा परागकण था वो कहाँ पे? तो जो दो ध्रुवीय केंद्रक था उससे निषेचित हो गया। तो दो तो पहले से ही था, वो एक और आ गया तो तीन हो गया। जी हाँ, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बेटा मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे, यानी एक ही बीजांड में दो बार निषेचन होना दोहरा निषेचन कहलाता है। ये आवृत्तबीजी पादपों का एक विशेष लक्षण होता है। और इसमें क्या होता है कि जो दो पराग के कण आते हैं, पराग नलिका बनाते हैं, जो एक पराग का कण है वो मुख्य अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और जो दूसरा पराग का कण होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। जो पराग का कण द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हुआ है, क्योंकि वो दो की जगह तीन हो गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो किसका होता है बेटा? तो वो होता है आवृत्तबीजी पादपों का ट्रिपल फ्यूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है ना? मुझे आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट बेटा स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि एक नर युग्मक तथा अंड संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर पहले प्राक भ्रूण, प्राक का मतलब होता है सबसे पहले यानी प्री मैच्योर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग प्रो एम्ब्रियो, और बाद में भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है ना? इसको दोबारा से आपको देखना होगा, बहुत ही मेन लाइन है बेटा।
कि एक नर युग्मक तथा अंड संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर पहले प्राग भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो और बाद में भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है ना। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक विकास करके भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो जो प्राथमिक भ्रूण पोष होता है बेटा, उसका जो केंद्रक होता है वो विकास करके विकसित होकर के क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं भ्रूण पोष। इसको आपको काउंटर करना है, इसको नोटिस करना है, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है ना। अब क्या होता है नेक्स्ट बेटा, तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज बनता है। बेटा ऐसा कहते हैं कि फल क्या है, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि फल क्या है, तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर मिल गया कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड जो होता है उससे बीज का निर्माण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के समय ही संचित भोजन प्रयोग कर लिया जाता है, वे बीज अभ्रूण पोषी यानी नॉन इंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जबकि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पर्याप्त मात्रा में होता है, इन्हें हम भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बहुत ही मेन चीज़ ये फैक्टिफाइड कर रहा है कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के समय ही जो उनमें संचित भोजन है, जो उसमें भंडारित भोजन है, प्रयोग कर लिया जाता है, वे बीज अभ्रूणपोषी यानी नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। जबकि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पर्याप्त मात्रा में होता है, भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आशा है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान प्रकार के भ्रूण विकसित होते हैं, किंतु बाद में जो उनकी अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। बेटा जो एक बीजपत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है, इसको हम क्रमशः अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोकॉटिलिडनिक प्लांट और डाइकॉटिलिडनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो आवृत्तबीजी पौधप होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री, एक होते हैं एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। ठीक है ना। एक बीजपत्री में जो चावल है, जो गेहूं है वो आते हैं। द्विबीजपत्री में क्या आते हैं, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्रों का विकास होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो गेहूं है, जो धान है, वो एक बीजपत्री पादप में आते हैं और जो चना है, जो मटर है, वो द्विबीजपत्री पादपों में आते हैं। ठीक है ना बेटा। आगे है कि बीजों के अंकुरण से आवृत्त बीजों का जीवन चक्र पूर्ण होता है। ये भी प्रश्न आता है कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं उनका जीवन चक्र कैसे पूर्ण होता है, वो कैसे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे उसका सटीक जवाब दिया गया है, क्या है कि बीजों के अंकुरण से आवृत्त बीजियों का जीवन पूर्ण होता है। तो बेटा मुझे आशा है कि जो आवृत्त बीजी पादप में लैंगिक जनन का चैप्टर है आपका, जिससे भी प्रश्न आए थे पहले या जो आने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया, उन सभी का उल्लेख किया गया। मुझे आशा है कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे और उसको समझोगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो बेटा इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में और अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छे उत्साह के साथ एक नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।